हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज है 24 मई। आज मार्केट तो बंद है, इसलिए आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में कि रियल एस्टेट में फ्रॉड कैसे होते हैं और इसमें रियल एस्टेट में सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। तो दोस्तों, आज मैंने रियल एस्टेट में के बारे में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एमएनसी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय घर खरीदता है और फिर कुछ दिनों बाद उस घर खरीदने पे उसको पछतावा होता है और बाद में वो खरीदे हुए घर को डील कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो इस लेख में जो भी पॉइंट्स पे चर्चा की गई वो जनता को गुमराह कर रही थी, जैसे कि टायर 2 या टायर 3 सिटी में बिल्डरों द्वारा भ्रामक दावे पेश करना, घर प्रॉपर्टी पर चार्ज किया हुआ प्रीमियम, उसके बाद फ्लैट या घर की प्राइसिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी का ना होना। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्लैट या घर, उसकी जो कीमत होती है वो बिल्डर के दिमाग में होती है, लेकिन इसी खरीदे हुए घर या फ्लैट को जब आप रियलिटी में बेचने जाते हैं तब आपको इसकी असली कीमत का पता चलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि दोस्तों, जैसे हम स्टॉक मार्केट की ही बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में हमको डीमैट में किसी भी स्टॉक की कीमत दिखाई देती है और वहाँ से हम वो स्टॉक उस प्राइस पे बाय करते हैं। लेकिन यही एग्जांपल अगर हम रियल एस्टेट में लगाएंगे तो आपके घर या फ्लैट की कोई भी निश्चित कीमत आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगी। स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर बेचने और ख़रीदने की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, वैसा तो रियल एस्टेट में बिल्कुल भी नहीं है। रियल एस्टेट में एक कस्टमर को बेचा हुआ घर फिर से दूसरे कस्टमर को बेचकर सरकारी तंत्र की मदद से, मिलीभगत से आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। अब ये जो कटिंग देख रहे हैं दोस्तों आप, ये अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज़ का है। जो पुणे के पास इंद्रायणी रिवर है, वहाँ पे 36 लोगों के 36 बंगले म्यूनसिपाल्टी ने तोड़ दिए। अब इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस ये है कि जो बिल्डर था उसने जो रिवर का जहाँ से बहती है वहाँ पे पूरा मिट्टी का भराव डाला, ज़मीन एकदम समतल की और लोगों को बेच दिया। और बड़ी मात्रा में उसने एडवर्टाइजमेंट किया। जब एडवर्टाइजमेंट हुआ तब भी कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जब यहाँ पे घर बांधे जा रहे थे तब भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने एक्शन नहीं लिया या कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। इसके अलावा ऊपर से गवर्नमेंट ऑफिसर पैसे मांग रहे थे कि आप अगर पैसे दोगे तो हम आपके सारे घरों को रेगुलाइज कर देंगे। और बिल्डर इतना सब होने के बाद भी 36 लोगों के करोड़ों के बंगले जो म्यूनसिपाल्टी ने तोड़ दिए, उसके होने के बाद भी बिल्डर को ना पकड़ा गया है ना उसको अरेस्ट किया गया है। इसका मतलब है कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इसमें पूरा सरकारी तंत्र आपके साथ फ्रॉड करने के लिए मिला जुला होता है। उसके बाद दोस्तों, रियल एस्टेट में और एक प्रॉब्लम है। जैसे स्टॉक मार्केट में 100 रुपये में ख़रीदा हुआ शेयर का भाव अगर 10 दिन बाद 100 रुपये रहे तब भी आप शाम तक उस शेयर को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हो। लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा या ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट में है ही नहीं। आपने बिल्डर को 20 लाख में कोई घर बेचा है और कल परसों ही खरीदा हुआ घर वापस अपने उसी बिल्डर को अगर 20 लाख वापस लेकर उस घर को बेचने की कोशिश की तो आपको 20 लाख तो मिलेंगे नहीं। वो बोलेगा कि इसकी असली वैल्यू तो 10 या 12 लाख ही है। तो इसका मतलब है कि आपसे असली प्राइस छुपाई जाती है रियल एस्टेट में। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी शेयर का भाव बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के भाव सिर्फ सेलर ही डिसाइड करता है, और वो भी उसकी सही वैल्यू पे है या नहीं इसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं होता। नॉर्मल पीपल को पता ही नहीं होता कि किसी बिल्डर के पास उसके ज़मीन के कानूनी पूरे लीगल पेपर्स है या नहीं। अब इसका एग्जांपल देने के लिए दोस्तों, ये देखिए, ये पेपर कटिंग है न्यूज़पेपर में। ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है। अब इसमें पुणे के आंबेगांव में क्या हुआ था कि एक बिल्डर ने 10 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और उसमें के जो फ्लैट्स थे वो नॉर्मल लोगों को, आम लोगों को बेच दिए। और इसमें
हुआ क्या, जब लोगों ने फ्लैट्स खरीदे तब म्यूनसिपाल्टी और गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स ले लिया, स्टैम्प ड्यूटी ले लिया। तब तो उनको बताया नहीं कि जो 5 मंजिलों के ऊपर के 5 मंजिले हैं, ठीक है, मंजिला है, वो अवैध है। लेकिन जब लोगों ने घर ले लिया, बिल्डर को अपना पैसा दे दिया, उसके 6-8 महीने के बाद गवर्नमेंट आती है और ऊपर के 5 मंजिल तोड़ देती है और अवैध है बोल के ऐसा सबको बता देती है। और इस चक्कर में 40 से 50 फैमिली कुछ ही महीने के बाद फिर से सड़कों पे आ गई। अब ये आपको अगर प्रॉपर्टी के दाम पता है तो रियल इस्टेट में अपना घर लेने के लिए पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी खर्च कर देनी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें नुकसान हुआ किसका? आम लोगों का। बिल्डर को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सारे बिल्डर्स को जो गवर्नमेंट है और इनडायरेक्टली जितने नेता लोग हैं उनका सबका प्रोटेक्शन मिलता है, तो उनके बिल्डर्स के खिलाफ कोई एक्शन होता ही नहीं है। इसमें फंसता तो आम ही इंसान है। अब फिर भी आपको अगर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो रियल इस्टेट में धोखा खाने से बचने के लिए आपको कानून की जानकारी होनी ही चाहिए, पैसे की भी जानकारी होनी चाहिए, और आपको ज़मीन या फ्लैट खरीदने के लिए कुशल नेगोशिएटर भी होना ही चाहिए। और मैं तो आगे बढ़ के कुछ ज़्यादा ही बढ़ के ये कहूँगा कि आपको थोड़ी सी बहुत जानकारी सिविल इंजीनियरिंग की भी होनी चाहिए, कि जो फ्लैट आप खरीद रहे हो वो फ्लैट किस तरह से बिल्डर ने बनाया है, किस मटेरियल से बनाया है। उसके बाद आपको ये देखने में भी सक्षम होना चाहिए कि इस इमारत में जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से बनाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर सेफ्टी है या कोई वेंटिलेशन है या नहीं। और दूसरे बाज़ार जैसे रियल इस्टेट बाज़ार कभी नीचे तो जाएगा नहीं, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो वैसे रियल एस्टेट भी नीचे जाता है। लेकिन बिल्डर लोगों की एसोसिएशन होती है जो दाम को ऊपर पकड़ के रखते हैं, उनकी एसोसिएशन होती है। तो अगर आप हर चीज़ को ठीक से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे लोग मानते हैं कि रियल एस्टेट बहुत सेफ़ है, लेकिन ये सारे जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए उसके बाद आपको पता चलेगा कि हर चीज़ में स्कैम हो सकता है, और इंडिया में तो हर चीज़ में स्कैम हो ही सकता है, और वो भी गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग के बाद भी, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस और विद प्रूफ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना चाहे अपने दोस्तों के बीच स्प्रेड कीजिए। धन्यवाद।